नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत जीन जैक्यूज रूसो के राजनीतिक विचारों का अध्ययन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अमर लेखक रूसो का जन्म 1712 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। 10 मास की अल्पावस्था में ही वह अपनी जन्मदायी माँ को खो बैठा। उसका पिता ने जो एक घड़ी सास था उसका पालन पोषण किया। प्रारंभ में उसकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हुई। उसके पिता ने उसको पढ़ना लिखना सिखाया ताकि वह रात्रि को अपने पिता को साहसपूर्ण और प्रेमपूर्वक से किस्से बढ़कर सुनाता रहे। इन कहानियों का परिणाम यह हुआ कि रूसो प्रेम और भावुकता का स्त्री जिनमें मृत्यु पर्यंत झूलता रहा। उसके जीवन में कभी स्थिरता न आ सके। रूसो की प्रमुख कृतियाँ। फर्स्ट, विज्ञान एवं कला की उन्नति ने नैतिकता को भ्रष्ट किया है अथवा विज्ञान एवं कला की उन्नति ने नैतिकता को पवित्र किया है अथवा भ्रष्ट। नेक्स्ट, असमानता की उत्पत्ति। नेक्स्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द नोवेली एलोइज, द एमाइल, कन्फेशंस, डायलॉग्स और रेवरीज। रूसो के राजनीतिक विचार प्रमुख इस प्रकार हैं। फर्स्ट है मानव स्वभाव। हॉब्स और लॉक राजनीतिक समझौते के लेखकों की तरह रूसो भी मानव स्वभाव का मौलिक चित्रण करता है। वह हॉब्स और लॉक दोनों से ही इस संबंध में भिन्न है। उसके विचार यदि किसी के समीप जाते हैं तो वह है प्लेटो। रूसो मनुष्य को स्वभावतः अच्छा मानता है। उसने पुरस्कार प्राप्त लेख विज्ञान की उन्नति ने नैतिक जीवन को उन्नत किया अथवा भ्रष्ट में प्राकृतिक स्थिति के वर्णन में मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा, चिंता रहित, सीधा, स्वस्थ, शांति प्रिय और एकांत प्रिय बताया है। मनुष्य स्वार्थी भी है परंतु स्वार्थ साधना की भावना से ही उसमें परोपकार और दया की भावना भी होती है। उसमें समानता और आत्मनिर्भरता के भाव भी होते हैं। उसमें न तो मेरे तेरे की भावना होती है, न ही भविष्य के लिए संयम की। उसमें होब्स के मानव की दुर्भावनाएं, घृणा, प्रेम, बैर, अहंकार नहीं होती। वे पाप और पुण्य से भी दूर है। उसका मानव प्राकृतिक अवस्था में न तो होब्स के विचारों जैसा झगड़ालू मानव था और न ही लॉक का प्राकृतिक कानूनों से परिबाधित मनुष्य ही। वह सभ्य समाज की बुराइयों से दूर था। रूसो के विचार में आदिम मानव का मानव दो आदिम प्रकृतियों द्वारा संचालित होता है। फर्स्ट है आत्म प्रेम या आत्म संरक्षण। उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा है कि मनुष्य का प्रथम कानून स्वयं अपना प्रतिरक्षण करना होता है। उसे सर्वप्रथम स्वयं अपनी चिंता रहती है। स्पष्ट है कि व्यक्ति स्वयं के हित से अधिक प्रेरित होगा और उसके ही आधार पर अन्य कार्य करेगा। यदि उसमें इस प्रकार की भावना न होती तो बहुत पहले ही समाप्त हो गया होता है। इसी प्रकृति के फलस्वरूप ही मनुष्य ने आदिम समाज में अपने आप को प्राकृतिक संकट और हिंसक पशुओं के आक्रमण से बचाए रखा। दूसरा, सहानुभूति। रूसो का विचार है कि मनुष्य की अपनी आदिम अवस्था में दूसरे मनुष्यों के कष्ट देखकर दया ध्रुव हो उठता है। उस दया का परिणाम ही है कि उसमें सहानुभूति की जागृति हो और परस्पर सहायता के लिए आगे आया। इस प्रकार मनुष्य के स्वभाव की कुछ विशेषताएं आती हैं कि फर्स्ट है अपने कल्याण की खोज और परिरक्षण की अवस्था। दूसरा, सहानुभूति के लिए भावनात्मक क्षमता। तीसरा, मनुष्य में समझने की क्षमता। रूसो का विश्वास है कि मनुष्य के लिए सबसे अधिक महत्व भावना और सहज प्रवृत्तियों का है। ये चीजें मनुष्य में समान रूप से पाई जाती हैं और प्रभुत्व तथा आडंबरपूर्ण व्यक्ति की अपेक्षा सीधे साधे मनुष्य में कम विकृत रूप में मिलती हैं। विचारशील मनुष्य पतित पशु है। रूसो ने भी बताया कि मनुष्य की दो मूल प्रवृत्तियों में संघर्ष भी अनिवार्य होता है। मनुष्य में एक प्रवृत्ति स्वयं की संतुष्टि के लिए जबकि इसकी प्रवृत्ति दूसरों के हितार्थ। मनुष्य पर कभी प्रथम प्रवृत्ति हावी होती है, कभी द्वितीय। वह बहुत दोनों प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने में असुविधा महसूस करता है परंतु दोनों प्रवृत्तियां मूल है, इसलिए दोनों को समान रखना चाहता है और किसी एक को छोड़ना भी नहीं चाहता। अतः वह इनके मध्य समझौता करने का प्रयास करता है। इस बार बार के समझौते में एक नवीन भावना उत्पन्न होती है। इस नवीन भावना को अंतःकरण कहा जाता है। इस नवीन भावना अंतःकरण को वह विवेक के उपज नहीं स्वीकार करता क्योंकि यह भावना बुद्धि के प्रादुर्भाव के पूर्व ही उत्पन्न हो जाती है। वह इसे प्रकृति का उपहार कहकर पुकारता है। निष्कर्ष रूप से प्राकृतिक मनुष्य वह मनुष्य था जिसमें दृढ़ अंतःकरण और स्थिर विवेक का सामंजस्य था और इसके अभाव में या विकृति की अवस्था में वह अप्राकृतिक मनुष्य था। उसने स्पष्ट बताया कि उसका प्राकृतिक मनुष्य मात्र काल्पनिक है। उसको इतिहास में नहीं ढूंढा जा सकता क्योंकि वे कभी इतिहास काल से पूर्व रहे होंगे, अब नहीं। यदि काल्पनिक चित्र को खींचना चाहें तो स्पष्ट है कि प्राकृतिक मनुष्य एक पशु था और उसका व्यवहार सहज वृत्ति पर आधारित था। दूसरा है प्राकृतिक अवस्था। असमानता की उत्पत्ति नामक
निबंध में वह मनुष्य मानव की प्राकृतिक अवस्था का चित्रण प्रस्तुत करता है। उस अवस्था में मनुष्य का आदर्श असभ्य था, जो जंगली जैसा चिंता रहित जीवन जीता था। उसके पास अपना कोई स्थायी निवास नहीं था, उसकी न कोई भाषा थी, न कोई इच्छाएं। जब इच्छाएं और आवश्यकता ही नहीं थी तो वह तो संतुष्ट, आत्मनिर्भर और स्वस्थ था। प्राकृतिक अवस्था में दुष्टता नहीं थी, मनुष्य विरह की जिंदगी जीता था। उसके पास न कोई अपनी संपत्ति थी। संपत्ति विचारों, पूर्व कल्पित आवश्यकताओं, ज्ञान और उद्योग से पैदा होती है, लेकिन ये चीजें प्राकृतिक नहीं थी। इनके लिए भाषा, विचार और समाज की आवश्यकता थी। इस प्रकार रूसों की प्राकृतिक अवस्था को 3 भागों में व्यक्त किया गया है। फर्स्ट है आदिम प्राकृतिक अवस्था। इस अवस्था में मनुष्य संतुष्ट और सुखी था। वह एक आदर्श असभ्य था। वह जंगली जीवन जीता था, परंतु स्पर्धा से मुक्त था। वह बुद्धिहीन अवश्य था, परंतु चरित्रहीन नहीं था। वह सादगी के गुण को लेकर वह भोलेपन का जीवन भी जी रहा था। अर्थात इस अवस्था में वह पूर्णतः समानता, स्वतंत्रता, भोलेपन की अवस्था थी। दूसरा मध्यम वर्गीय प्राकृतिक अवस्था। धीरे धीरे समय बीतता गया, मानव जाति बढ़ते हुए बहुसंख्यक हो गई। जलवायु और भूमि की विविधताओं से मनुष्यों को जीवन शैली में परिवर्तन आने लगा। समुद्रों में मछली पकड़ने का आरंभ होने लगा, जंगलों में शिकार होने लगे, तीर कमानों की आवश्यकता बढ़ने लगी। इस आवश्यकता ने हुक और तीर कमानों का पहले अनुसंधान किया, फिर उन्हें बनाया गया। इस प्रकार आर्थिक प्रगति चलने लगी। आकस्मिक गुफाओं के स्थान पर कच्ची झोपड़ियां बनने लगी। परिवार संपत्ति का जन्म हुआ और संपत्ति परिवार की बुराइयां भी साथ ही साथ चलने लगी। यह भाग उत्तम था, क्योंकि क्रांति के लिए इसमें कम से कम स्थान था। तीसरी अवस्था है वो स्वामित्व की प्राकृतिक अवस्था। किसी घातक संयोग से मनुष्य आदिम अवस्था से बाहर आ गया। कृषि और धातु की कलाओं का अनुसंधान हुआ। कृषि के लिए मनुष्यों में आपसी सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई। आपसी सहयोग से मनुष्यों की क्षमताओं का बोध हुआ। अधिक बलवान ने अधिक काम किया, अधिक चालाक ने अर्जित वस्तुओं का अधिक हिस्सा प्राप्त किया। इस तरह गरीब और अमीर का भेद सामने आ गया। लोगों में समानता के बजाय असमानता आई। संपत्ति ने अपना कष्टपूर्ण प्रभाव प्रदर्शित करना आरंभ कर दिया। रूसो का कहना है कि वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता था, जिसने एक भूभाग को एक बड़े बाड़े से घेर कर यह कहा कि ये मेरी भूमि है, जिसे उस कथन के प्रति विश्वास करने वाले सरल व्यक्ति मिल गए थे। इसके बाद मानव में अनेक अवगुण आने लगे। युद्ध, हत्या, दुष्टता भयंकर बढ़ती गई। निर्धन और धनी के मध्य शत्रुता बढ़ती गई। अब ये बुराइयां सर्वव्यापक हो गई, तो प्रकृति की दोनों और पूर्व अवस्थाओं में या तो थी ही नहीं या बहुत ही अल्प मात्रा में थी। इन सब से बचने के लिए वह एक समाज की स्थापना करता है। इस स्तर पर स्वामी और दास का भेद स्पष्ट हो जाता है और पूर्ण असमानता की स्थिति आ जाती है। इसी असमानता को दूर करने के लिए रूसो एक आवाज बुलंद करता है, प्रकृति की ओर लौटो। रूसो मनुष्य की नैतिक और स्वार्थी दोनों ही प्रवृत्तियों का अपने चिंतन में समावेश करता है। नेक्स्ट है सामाजिक संविदा। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण समानता की स्थिति में रहता है, परंतु वह सुखी जीवन ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका। कृषि के विकास से आर्थिक विकास हुआ। इस आर्थिक विकास ने असमानता की स्थिति पैदा कर दी। स्थिति यहाँ तक आ गई कि युद्ध होने लगे। प्राकृतिक अवस्था की शांति खतरे में पड़ गई। इस समय मनुष्य के समक्ष 2 उद्देश्य आते हैं। प्रथम, जन धन की रक्षा, द्वितीय अधिकतम स्वतंत्रता। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वह एक समझौता करता है, ताकि मनुष्य समूह द्वारा, संपूर्ण समाज द्वारा अपने जन धन की रक्षा कर सके। साथ ही अपनी स्वतंत्रता जो प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध थी, बाद में समाप्त हो गई थी, उसको कायम रख सके। मनुष्य के उद्देश्य सर्वलौकिक हैं, अतः समझौता भी ऐसा ही होना चाहिए जो सब पर लागू हो, अर्थात सर्वलौकिक हो। संविदा की शर्तें। हम में प्रत्येक अपने शरीर और संपूर्ण शक्ति को सबके साथ सामान्य रूप से सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में रख देता है, और अपने सामूहिक स्वरूप में हम प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण के एक अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। पुनः एकदम समझौता करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्थान पर इस समीकरण की एक नैतिक और सामूहिक निकाय का जन्म होता है, जो कि उतने ही घटकों से मिलकर बनता है जितने कि उसमें मत होते हैं। समीकरण कार्य से ही इस निकाय की वो अपनी एकता, अपनी सामान्य सत्ता, अपना जीवन, अपनी इच्छा प्राप्त होते हैं। समस्त व्यक्तियों के संगठन से बने हुए इस सार्वजनिक व्यक्ति को पहले नगर कहते थे, अब उसे गणराज्य या राजनीतिक समाज कहते हैं। जब वह निष्क्रिय रहता है तो उसे राज्य कहते हैं, जब वह सक्रिय होता है तो संप्रभु, और ऐसे ही अन्य निकायों जिसकी तुलना करने पर इसे शक्ति कहते हैं। समझौते का स्पष्टीकरण। होब्स के समझौते की तरह न तो रूसो का समझौता एक तरफा है, न ही लॉक की तरह वह 2 समझौते ही करता है। उसके समझौते में 2 दल हैं, एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ संपूर्ण समाज है। प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण समाज
जिसका वह स्वयं भी सदस्य से समझौता करता है। समझौते की प्रमुख विशेषताएं हैं। फर्स्ट है समाज को अधिकारों का समर्पण। इसकी सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि व्यक्ति समझौते के अनुसार अपने अधिकारों को किसी एक व्यक्ति को समर्पित करने की बजाय संपूर्ण समाज को देता है। इस समाज के समस्त क्रियाकलापों का मनुष्य भी भागीदार है और उसका उन पर अधिकार और नियंत्रण भी होता है। इस संबंध में रूसो ने कहा है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना संपूर्ण समर्पित कर देता है और वह परिस्थिति सबके लिए समान है, परंतु परिस्थितियों का सबके लिए समान होने के कारण दूसरों के लिए कोई भी कष्टदायक नहीं बनता। इस अधिकार समर्पण में मनुष्य प्रजाजन भी बनता है और संप्रभु भी, अथवा वह निष्क्रिय प्रजाजन और सक्रिय संप्रभु बन जाता है। दूसरा है समझौते में पूर्ण एकता। इस समझौते में पूर्ण एकता होने के कारण किसी को भी हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। स्वयं रूसो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति सबको अपने आप को समर्पित करते किसी को भी समर्पित नहीं करता। स्पष्टता के लिए कहा जा सकता है कि जो कुछ वह सबको देता है उसको वह पुनः प्राप्त कर लेता है क्योंकि वह संपूर्ण का एक अविभाज्य अंग है। समझौते से मनुष्य के आचरण में परिवर्तन। रूसो के अनुसार जो कुछ मनुष्य समझौते में खोता है वह प्राकृतिक स्वतंत्रता किसी भी वस्तु को पाने का असीमित अधिकार है। अर्थात मनुष्य आचरण में न्याय प्राकृतिक शक्ति के स्थान पर आ जाता है और नैतिकता उसके कार्य में परिलक्षित होने लगती है। मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था में इनका अभाव था। समझौते से उत्पन्न समाज ने उसे नैतिक स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। नेक्स्ट है समझौते का सावयवी रूप। रूसो के सामाजिक समझौते के फलस्वरूप एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसमें सब कुछ एक में ही निहित होते हुए भी व्यक्तिवादी नहीं है। इसमें व्यक्ति के निजी स्वार्थों से बढ़कर भी कुछ और है। इस समाज में व्यक्ति सामूहिक और नैतिक प्राणी है। रूसो ने इसे सार्वजनिक व्यक्ति कहकर पुकारा है। यह सार्वजनिक व्यक्ति जिसका निर्माण इस प्रकार पृथक पृथक व्यक्तियों की एकता से होता है। पहले नगर कहलाता था, अब गणतंत्र कहलाता है। जब वह निष्क्रिय होता है तो उसे राज्य कहते हैं, जब सक्रिय होता है तो उसे प्रभु कहते हैं और उसकी ऐसी दूसरी संस्थाओं से तुलना करने पर वह शक्ति कहलाता है। सहयोगियों से सामूहिक संबंध के समय जनता कहा जाता है और राज्य शक्ति में भाग लेने पर नागरिक तथा राज्य के नियमों के समक्ष समर्पण करता है तो प्रजा बन जाता है। नेक्स्ट है सामान्य इच्छा। हॉब्स और लॉक ने संप्रभु ढूंढा है जिसको समाज की राजनीतिक शक्ति प्रदान करके समाज को उसके हाथों में सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जाता है। रूसो उस संप्रभु को कहीं भी नहीं ढूंढता है। रूसो यह अधिकार और शक्ति व्यक्ति की सामान्य इच्छा को समर्पित कर देता है। उसके अनुसार सामान्य इच्छा सदैव न्याययुक्त होती है। मनुष्य स्वहित में लगा रहता है परंतु उसे स्वहित का ज्ञान ही नहीं होता। उसे स्वहित का ज्ञान सामान्य इच्छा ही करवाती है। एंड लास्ट है मात्र सामाजिक समझौता राजनीतिक नहीं। समझौते के अनुसार किसी भी सरकार की स्थापना नहीं होती, इसलिए समझौता सामाजिक ही रहता है। सामान्य इच्छा पर आधारित एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति द्वारा नियंत्रित एक सरकार यंत्र होता है। वह शक्ति सरकार की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाती है। उसकी इच्छा की अवहेलना करने वाली सरकार अपदस्थ कर दी जाती है। इस प्रकार रूसो अपने समाज और राज्य की सर्वोच्च शक्ति सामान्य इच्छा में निहित करके एक ही समझौते में राजनीतिक और सामाजिक दोनों प्रकार के समझौते का कार्य पूरा कर देता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।